सत श्री अकाल जी सारा वेलकम टू द चैनल। तो यार मेरी लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने मेरे को पर्सनली मैसेज करके बोला कि यार हमें तो लैपटॉप्स के ऊपर एक वीडियो बना कि हमें समझ नहीं आता कि सर्टन प्राइस कैटेगरी के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप कौन सा है। तो यार अगर पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊं तो इस टाइम मार्केट के अंदर 100-200 लैपटॉप हैं। और जब तक मैं किसी लैपटॉप को पर्सनली रिव्यू नहीं कर लेता तो वो एक फेयर चीज़ नहीं होगी कि मैं आपको वो चीज़ ओपनली रिकमेंड करूँ। लेकिन मैं आपकी ये कन्फ्यूजन को दूर कर सकता हूँ आपको लैपटॉप के कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज देकर। क्योंकि जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस होती है वो मेनली 4 कंपोनेंट्स के ऊपर रिलाई करती है। पहला कंपोनेंट है प्रोसेसर, दूसरा कंपोनेंट है रैम, तीसरा कंपोनेंट है ग्राफिक्स कार्ड और चौथा कंपोनेंट है आपका स्टोरेज मीडियम कि आप हार्ड डिस्क यूज़ करते हो सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ करते हो। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है प्रोसेसर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को खास करके इंडिया में थोड़ी कम नॉलेज है बाकी कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रोसेसर के बारे में सब कुछ बताऊंगा जो लैपटॉप्स के अंदर प्रेजेंट है। तो यार जब इन कंपोनेंट्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं होती ना तो दो टाइप की प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होंगी। पहला कि आपका काम पता है कि बहुत कम है लेकिन आपको हार्डवेयर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर सकते हो जो कि वेस्ट ऑफ मनी है। और सेकेंड जो एक चीज़ कभी कभी हो जाती है कि आपको काम ज़्यादा है, आपको अपने लैपटॉप से काम ज़्यादा करना है, लेकिन आप गलती से एक ऐसी मशीन ले लोगे जो उस काम को करने के केपेबल नहीं है। तो ये दो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स रेज होती हैं। लेकिन अगर आपको हार्डवेयर के बारे में नॉलेज है, आपको पता है कि आपका काम क्या है और आप इतने ही उस काम में कर सकते हो, इस प्रोसेसर से अपना वो काम कर सकते हो, तो आप सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा पैसा भी सेव कर पाओगे किसी भी लैपटॉप को खरीदते टाइम। तो मेरा मोटिव इस वीडियो से ये है कि मैं आपको एक पावर यूज़र बना दूं कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी लैपटॉप परचेज करने जाओ तो आपको एटलीस्ट प्रोसेसर के सेगमेंट के अंदर कभी भी दिक्कत ना आए कि यार मेरे काम के लिए मुझे कौन सा प्रोसेसर चाहिए। तो ये है इस वीडियो का मोटिव। तो यार मैं अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो कभी कभी आप इन गलतियों की वजह से गलत परचेज डिसीजन भी ले सकते हो। तो आइए देखते हैं ये एग्जांपल। तो यार अब मान के चलिए कि एक कंपनी ने 2 नए रिक्रूट्स को हायर किया है। ठीक है। और कंपनी के अंदर जो काम होता है ना वो काफ़ी प्रोसेसर इंटेंसिव काम है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आप जो भी काम करोगे उससे आपके लैपटॉप के प्रोसेसर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा। तो यार दोनों को अभी बात पता चली कि लैपटॉप नया लेना है और कंपनी ने बोल दिया कि यार लैपटॉप वही लेना जिसके अंदर i7 प्रोसेसर हो। तो ठीक है भाई, दोनों रिक्रूट्स ने अब देखना शुरू किया कि कौन सा लैपटॉप खरीदे हम। तो यार जो पहला रिक्रूट था जिसको थोड़ी सी नॉलेज थी कि यार मैंने प्रोसेसर के बारे में नॉलेज थी, लैपटॉप्स के बारे में नॉलेज थी, तो उसने ना ये एसर नाइट्रो 5 शॉर्टलिस्ट किया। इसके अंदर कोर i7 8 जेन है। ठीक है। अब जो दूसरा बंदा था उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उसने ये वाला प्रोसेसर शॉर्टलिस्ट कर लिया। ये है Asus ZenBook 13 कोर i7 8 जेन। तो अब आप देखोगे कि दोनों के अंदर i7 8 जेन है। ठीक है। दोनों के अंदर 8 8 GB रैम है। और उसको क्या लगा आसूस वाले बंदे को कि यार ये लैपटॉप महंगा है 83,000 का और ये लैपटॉप सस्ता है 70,000 का। तो उसको क्या लगा यार कि ये लैपटॉप बेटर परफॉर्म करता होगा उससे, तो उसने ये वाला उठा लिया। तो अब यार दोनों आए, फाइनली कंपनी को ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया। तो यार जो जिस बंदे ने एसर लिया था ना उसका लैपटॉप तो काफ़ी फास्ट चल रहा है और काफ़ी तेज तेज काम कर रहा है जो भी उसको टास्क दिया जा रहा है। लेकिन जो Asus ZenBook 13 वाला बंदा था ना उसका लैपटॉप कहीं आसपास भी नहीं परफॉर्म कर रहा जो कि एसर नाइट्रो 5 वाले बंदे का परफॉर्म कर रहा है ना। तो यार अब Asus वाला बंदा परेशान, वो कह रहा है मैंने पैसे भी तेरे से ज़्यादा लगाए, मेरे को परफॉर्मेंस कैसे कम मिल रही है तेरे से। तो अब ये जो चीज़ क्यों हो रही है, जस्ट इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए वीडियो है, ताकि आप भी ऐसी गलती कभी भी ना करें और आपको पता हो कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है वर्कलोड के अंदर। अब आपको ये भी एग्जांपल देख के लग रहा होगा कि यार है तो दोनों i7 8 जेन, तो फ़र्क है कहाँ पे। तो मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि फ़र्क कहाँ पे है। तो यार अब बात करते हैं कि आप लैपटॉप के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे।
तो यार किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कुछ मेट्रिक्स होते हैं जिनके थ्रू आप आइडिया लगा सकते हो कि वो लैपटॉप कैसा परफॉर्म करेगा। अब मैं वो मेट्रिक्स बताऊंगा आपको, और अगर आपको उन मेट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप टेंशन मत लेना। मैं आपको जस्ट इस लिस्ट डाउन के बाद एक बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा कि मेट्रिक्स एक्चुअली आपको क्या बताते हैं। ठीक है। तो यार दो मेट्रिक्स ऑलमोस्ट जिन जो लोग थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं उनको पता होता है कि नंबर ऑफ कोर्स और आपकी जो क्लॉक स्पीड है प्रोसेसर की, इसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि प्रोसेसर कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, वो है टीडीपी। टीडीपी एक ऐसा मेट्रिक है जिसके ऊपर पहले दो मेट्रिक आपके डिपेंड करते हैं। तो आइए पहले तो जानते हैं कि ये मेट्रिक्स होते क्या हैं और ये आपको बताते क्या हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ कोर्स के बारे में। तो यार इन सब मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल यूज करूंगा जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक्स आपको बताते क्या हैं। ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने घर में एक दीवार बना रहे हो। ठीक है। उस दीवार को बनाने के लिए मान लो एक बंदा एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लेता है। ठीक है। मान लो 4 घंटे। ठीक है। अब अगर मैं नंबर ऑफ बंदे बढ़ा दूं उस सेम काम को करने के लिए तो ऑब्वियसली वो टाइम कम लेंगे। तो मान लो वो, अब मैंने 3 बंदे लगाए और वो 1.5 घंटे में उसी काम को निपटा दे रहे हैं। तो सेम काम होता है कोर्स का एक लैपटॉप के अंदर। तो आप एक बंदे को मानो एक कोर। ठीक है। अगर एक कोर एक टास्क को परफॉर्म करेगा तो वो सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम लेगा। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ कोर्स बढ़ा दो किसी भी प्रोसेसर के अंदर उसी टास्क को करने के लिए, तो वो उस टास्क को डिवाइड करके बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कोर्स का सीधा सीधा ये इम्पैक्ट होता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स होंगे उतना ही वो एफिशिएंटली उस काम को ख़त्म कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ कोर्स का ये इफेक्ट होता है। तो यार अब बात करते हैं क्लॉक स्पीड के बारे में। तो अब क्लॉक स्पीड आपको बताती क्या है ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो अगर आप मान लो आपके पास अब दो प्रोसेसर हैं, दोनों दो दो कोर के हैं, मतलब दोनों डुअल कोर प्रोसेसर्स हैं। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि यार कौन सा प्रोसेसर बेटर है। तो यार यहाँ काम आता है क्लॉक स्पीड का। तो क्लॉक स्पीड क्या बताती है बेसिकली कि ये जो भी प्रोसेसर है वो कितना तेज़ी से उस काम को कर सकता है। तो प्रोसेसर की स्पीड मेजर की जाती है गीगाहर्ट्ज़ के अंदर, और जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होगा उतनी ही तेज़ी से वो प्रोसेसर उस काम को कर पाएगा। तो यार इसको भी समझते हैं उसी सेम एग्जांपल के थ्रू। तो मान लो मैंने 4 लोग लिए और चारों लोगों को दो दो के सेट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब दोनों लोगों का काम, दोनों सेट्स का काम ये है कि उन्होंने यार वो दीवार को कंप्लीट करना है। ठीक है। अब अगर जो पहला सेट है वो दोनों मिलके दीवार को कंप्लीट करने के लिए लेते हैं 3 घंटे, और जो दूसरा सेट है वो दीवार को कंप्लीट करने के लिए लेते हैं 2 घंटे, तो कौन सा ज़्यादा फास्ट होगा काम करने में? सेट 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोर्स भले ही दोनों सेट के अंदर सेम थे, लेकिन उन इंडिविजुअल कोर की काम करने की स्पीड सेट 2 की ज़्यादा थी, तो इसलिए सेट 2 ने उस काम को जल्दी कर दिया। तो ये चीज़ होती है क्लॉक स्पीड। तो यार अब समझते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक जो सब लोग इग्नोर करते हैं, जो कि है टीडीपी। तो टीडीपी बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी एनर्जी के लिए खाना खाती है तो सेम प्रोसेसर को भी एनर्जी चाहिए होती है और वो कंज्यूम करता है थ्रू थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो यार टीडीपी बताता है कि ये प्रोसेसर एफिशिएंटली काम करने के लिए इसको कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब कितनी इसको वॉटेज चाहिए। टीडीपी मेजर की जाती है वॉटेज के अंदर। ठीक है। तो अब टीडीपी का क्या इफेक्ट पड़ता है अगर मैं टीडीपी को ऊपर नीचे करूं, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। तो मान लीजिए सेम एग्जांपल लेते हैं कि यार एक बंदे को काम करने के लिए 500 ग्राम राशन खाना है उसको दिन का ऑप्टिमली काम करने के लिए। तो दो बंदों को इकट्ठे मिला के 1 किलो राशन चाहिए ऑप्टिमली काम करने के लिए। ठीक है। अब मान लो मैं इस राशन की प्रोपोर्शन कम कर दूं, कि मैं क्या करूं कि यार मेरे पास सिर्फ 500 ग्राम राशन है, लेकिन मैं सिर्फ सिर्फ 500 ग्राम राशन है और मैंने इसी चीज़ को दो बंदों के अंदर बांटना है। तो मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ इस चीज़ के अंदर। या तो मैं एक बंदा हटा दूँ, मतलब एक कोर कम कर दूँ
और उस कोर को पूरा खाना दूं और वो एक बंदा पूरा एफिशिएंटली काम करेगा अपनी स्पीड पे, है ना। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस 500 ग्राम को 250-250 ग्राम के अंदर अंदर बांट दो और दोनों लोगों को दो, लेकिन वो दोनों लोग अपनी एफिशिएंट स्पीड के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही। तो टीडीपी जब भी आप डिक्रीज करते हो ना, तो आप मान के चलो आपके पास प्रोसेसर था जो 45 वॉट की टीडीपी पे चलता है, और आप अगर उसको सप्लाई करोगे 25 वॉट्स, तो आपके पास दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपको एक कोर हटाना पड़ेगा और जो कोर बचेगा वो ऑप्टिमली परफॉर्म करेगा, या आपको वही टीडीपी दोनों कोर में इक्वली बांटना पड़ेगा, लेकिन वो दोनों कोर चलेंगे तो, लेकिन अपनी ऑप्टिमल स्पीड के ऊपर नहीं चलेंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये इफेक्ट होता है टीडीपी का इसके ऊपर। तो यार अब बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स जो आपने अभी समझे, तो इन मैट्रिक्स को आप कहाँ पे देख सकते हो लैपटॉप खरीदने के टाइम पे, ठीक है। तो हम चलते हैं उसी एग्जांपल के ऊपर जिसमें वो कंपनी ने दो लोगों को हायर किया था और जो वो दो लोगों ने वो लैपटॉप सेलेक्ट किए थे, ठीक है। तो मैं उसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप ये तीनों मैट्रिक कैसे देख सकते हो लैपटॉप खरीदने के टाइम पे। तो यार अब बात करते हैं पहले तो एसर वाले लैपटॉप के बारे में। तो जैसे ही आपने लैपटॉप को खोला ना, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना कभी भी और इसकी स्पेसिफिकेशंस में आ जाना, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन में आपको कहाँ पे जाना है, प्रोसेसर वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा i7 8 जेन लिखा हुआ है ना, i7 है और 8 जनरेशन का प्रोसेसर है, और यहाँ पे लिखी हुई है क्लॉक स्पीड कि ये 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है और ये 4 टर्बो बूस्ट करता है अप टू 4.1। तो यहाँ पे आपको पता लग गई क्लॉक स्पीड। अब यहाँ पे पता लग गया नंबर ऑफ कोर्स, ठीक है, ये इसमें है 6 कोर। ऐसे ही सिमिलरली हम जाते हैं अपने जेनबुक वाले लैपटॉप के ऊपर। तो यार उसके अंदर भी आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सेम प्रोसेसर एंड मेमोरी फीचर्स के अंदर जाना। तो यहाँ पे भी आपको लिखा मिला i7 8 जेन और ये है इसकी क्लॉक स्पीड 1.8 अप टू 4.6, जो कि थोड़ी कम है पुराने वाले से। और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कोर्स 4। तो यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों है तो i7 8 जेन, तो यार इसमें नंबर ऑफ कोर्स भी कम है, थोड़ी इसकी क्लॉक स्पीड भी कम लग रही है कंपेयर टू वो वाले में, और ये ज़्यादा महंगा भी है। तो यार ये कैसे बात करें, और इसमें तो कहीं पे भी मेरे को टीडीपी देखने को नहीं मिल रहा। तो यार आपको टीडीपी कभी भी डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगा। टीडीपी देखने के लिए आपको ये प्रोसेसर वेरिएंट चीज़ पे आना पड़ेगा। ये आप देख रहे हो 5 जो कैरेक्टर्स का ये नंबर है, तो ये जो 5 कैरेक्टर्स का नंबर है जैसे 8565U, और सिमिलरली एसर के केस में आप देखोगे तो है 8750H। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, इसको पढ़ना आना पड़ेगा, आप जिससे पता कर पाओ कि यार ये लैपटॉप कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि ये चीज़ आपको बताती है। तो यार इस प्रोसेसर वेरिएंट का ना हमेशा एक सिमिलर सा ही पैटर्न रहेगा हर टाइम में। तो ये वेरिएंट कैसे होगा कि यार ये पहले 4 डिजिट होंगे वो होंगे नंबर, और जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा एक अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो यार पहले तो मैं बताता हूँ ये जो 4 नंबर हैं उसमें से जो पहला नंबर है ये क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो अगर आपके सबसे आगे प्रोसेसर वेरिएंट के आगे लिखा हुआ है 8, तो 8 का मतलब होता है 8 जेन। अब सिमिलरली अगर इधर 9750H होता तो ये 9th जेन का प्रोसेसर होता। तो जो पहला डिजिट होता है वो हमको बताता है कि यार ये किस जनरेशन का प्रोसेसर है, ठीक है। अब बात करेंगे हम ये जो लास्ट में अल्फ़ाबेट है। यार ये अल्फ़ाबेट लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि यार ये अल्फ़ाबेट आपको बताता क्या है। तो जो मैंने आपको टीडीपी का मैट्रिक बताया ना, उसको स्पेसिफाई करता है ये अल्फ़ाबेट। तो पहले तो आप इसमें देखो, इसमें 8750H और जेनबुक में था 8565U। तो इसके अंदर है U, उसके अंदर था H। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है एंड में इन अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। तो यार आपको एंड में लिखा हुआ देखने को मिल सकता है HU, HK, HQ, Y, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको एंड में लिखी हुई देखने को मिल सकती हैं।
तो यार ये जो अलग अलग सीरीज मैंने अभी आपको बताई ये डिवाइडेड होती हैं टीडीपी के ऊपर। तो मैं अब इन सब सीरीज के सामने उनकी टीडीपी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये है इनकी सब चीज़ों की टीडीपी। तो यार अब आप देख सकते हैं कि जितने भी एच सीरीज के प्रोसेसर हैं उनकी टीडीपी सबसे ज़्यादा है। तो आप एच को सिंपली मान सकते हैं कि हाई एंड, एच को आप मान लो हाई एंड। ठीक है, अब एच और एच क्यू सेम चीज़ होती है, इनके बीच में कोई फ़र्क नहीं होता। एच क्यू 7 जनरेशन में यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी जो 8th 9th और नेक्स्ट जनरेशन है उनमें सिर्फ इसको एच कर दिया गया है। ठीक है, अब एच और एच के अंदर क्या फ़र्क है? तो यार जो एच सीरीज प्रोसेसर है उसकी जो क्लॉक स्पीड होती है ना, जितनी इधर लिखी हुई है उसके बीच में ही रह सकती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब एच के सीरीज प्रोसेसर क्या होती है? केस के का मतलब होता है प्रोसेसर के एंड में अनलॉक्ड, मतलब आप इसकी क्लॉक स्पीड को बढ़ा भी सकते हो अगर आप इस रेटेड स्पीड से ज़्यादा बढ़ाना चाहो। तो जो के लगा होगा अगर एच के साथ, तो उसका मतलब है कि वो प्रोसेसर अनलॉक्ड है और आप उसके साथ खुद टिंकर करके उसकी आप क्लॉक स्पीड बढ़ा सकते हो। तो यार एच सीरीज प्रोसेसर वो ही बंदे लेना जिनका काम ज़्यादा प्रोसेसर इंटेंसिव है। जैसे मान लो आप वीडियो रेंडरिंग करते हो या आप काफ़ी ज़्यादा कोडिंग करते हो, काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर, और यहाँ आप काफ़ी हाई एंड गेमिंग करना चाहते हो, आप बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आप एच सीरीज प्रोसेसर लेना। अगर आपको इन चीज़ों की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आपको एच सीरीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप एच सीरीज़ मत लेना। तो यार अब बात करते हैं यू सीरीज़ के प्रोसेसर के बारे में। तो यू सीरीज़ प्रोसेसर की टीडीपी एच सीरीज़ वाले प्रोसेसर से कम होती है, और हमने देखा है अगर आप टीडीपी कम करते हो या तो आपको क्लॉक स्पीड कम करनी पड़ेगी या आपको नंबर ऑफ कोर्स कम करने पड़ेंगे। कभी कभी अगर आप ज़्यादा ही टीडीपी गिरा दो तो आपको दोनों चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो एच सीरीज़ के प्रोसेसर यूजुअली 45 वॉट पे चलते हैं और यू सीरीज़ के यूजुअली 25 वॉट के ऊपर। तो जब आप एच से यू सीरीज़ के ऊपर जाओगे ना, तो प्रोसेसर की या तो क्लॉक स्पीड कम होगी या तो नंबर ऑफ कोर्स से कम होंगे। ठीक है, तो यू सीरीज़ हमेशा कम परफॉर्म करेगी एच सीरीज़ के कंपैरिजन में। तो यार यू सीरीज़ जो प्रोसेसर होते हैं वो यूजुअली लाइट टू मीडियम टास्क करने के लिए बने होते हैं। आप इस पर लाइट टू मीडियम गेमिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हाई एंड गेमिंग करनी है तो आपको एच सीरीज़ ही लेना पड़ेगा। और यू सीरीज़ आपके जनरल अगर आप डेली यूज़ में यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और यू सीरीज़ की जो टीडीपी कम है तो इससे एक आपको और भी बेनिफिट मिलेगा कि आपकी प्रोसेसर अगर पावर कंजम्पशन कम होगी तो आपकी बैटरी लाइफ भी बढ़ेगी लैपटॉप की। तो यू सीरीज़ वाले लैपटॉप्स की बैटरी लाइफ जनरली बेटर होती है एच सीरीज़ वाले लैपटॉप के कंपैरिजन में। तो यू सीरीज़ की आपको ये एडवांटेज भी है। यार वाई सीरीज़ लैपटॉप सीधा सीधा उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट के ऊपर, एक दो उनको मूवी वगैरह ही देखनी होती है और वो इन चीज़ों के अलावा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो वाई सीरीज़ वाले प्रोसेसर आप लोगों के लिए परफेक्ट हैं। हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप कभी भी वाई सीरीज़ लो, क्योंकि अगर आज आपको ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे ना ज़रूरत आए। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू लैपटॉप जब आपको ज़रूरत आए, आप एक मिनिमम यू सीरीज़ का प्रोसेसर खरीद लो, ताकि आपको आगे जाके अगर काम बढ़ता है तो उसको भी वो इजीली हैंडल कर पाए। तो ये यूज़ केसेस होती हैं वाई सीरीज़ के लिए। तो यार ये सब चीज़ काफ़ी पहले ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है, तो होपफुली आप लोगों को समझ तो आ गया होगा कि इन सीरीज़ के अंदर फ़र्क क्या है। लेकिन 10th जेल के अंदर आकर इंटेल ने एक और कैटेगरी बना दी है जो इस चीज़ को और ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना देती है। तो यार अभी तक आपने जितने भी आपकी जनरेशन आती थी ना, 7 जेन 8 जेन 9 जेन, तो इन प्रोसेसर्स के अंदर एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी होता था। ठीक है, तो ये ग्राफिक कार्ड जस्ट आपका नॉर्मल काम करता था, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स बोला जाता था इसको, और ये बिल्कुल नॉर्मल टास्क के लिए यूज़ होता था। ठीक है, तो अब इंटेल वालों ने इसके अंदर भी वेरिएशन देनी शुरू कर दी है और जी सीरीज़ निकाल दी है अपनी। ठीक है, तो जी सीरीज़ के प्रोसेसर आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेंगे। तो यार आपको एंड में ये 3 नई चीज़ें लगी हुई दिखेंगी, G1, G4 और G7। अब यार जो यू सीरीज़ लैपटॉप्स होते हैं ना, जनरली उनके अंदर कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता, क्योंकि वो उन मशीन्स के लिए बनी होती हैं जो पहले ही बहुत पतली होती हैं और वो लो पावर पे चलती हैं, इसलिए यू सीरीज़ बनाया गया था।
ठीक है, तो इनके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता। तो अब जो पहले 7th 8th 9th जनरेशन प्रोसेसर आते थे, उनके अंदर ना एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड आता होता था, ठीक है, और वो बेसिक टास्क करने के लिए काफ़ी केपेबल था। लेकिन अब लोगों ने बोला कि यार हमको थोड़ी एनहांस्ड ग्राफिक्स परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो आप इनको बढ़ाने की कोशिश करो। तो भाई इंटेल ने अब यू सीरीज के अंदर ये चीज़ें डाली हैं, और ये और कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं इन चीज़ों को समझना। लेकिन होपफुली आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। तो अगर आपको कहीं भी लगा हुआ दिखे G1, तो यार G1 का सीधा सीधा मतलब है, इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड इंटीग्रेटेड है ना, वो जो पुराने वाले 7th 8th और 9th जनरेशन थे उनके वाला सेम है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। अब अगर आपको लिखा हुआ मिले G4, तो ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड है, जो G1 के कंपैरिजन में ज़्यादा परफॉर्म करेगा और एक आपको डिसेंट ग्राफिक्स एक्सपीरियंस दे देगा कि आप इस पर थोड़ी सी ज़्यादा गेम्स चला पाओगे, ठीक है। अब आती है G7, तो ये G7 ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द लाइन है इनका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सॉल्यूशन इस टाइम के ऊपर। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और ध्यान रखना, ये G1 G4 और G7 सिर्फ U सीरीज के लिए है। ये ना तो आपको H में देखने को मिलेगा, ना आपको Y में देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ U सीरीज के अंदर इन्होंने किया है, ताकि कस्टमर को थोड़ी सी ज़्यादा वैरायटी मिल जाए। लेकिन ये जो नेमिंग स्कीम है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करती है। लेकिन होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि G1 G4 G7 क्या चीज़ है। तो यार काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ थी ये, और लोगों को यूजुअली ये चीज़ पता नहीं होती है। लेकिन होपफुली आपको समझ आया होगा कि इंटेल के अंदर ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर वेरिएंट मिलते हैं, इनका मतलब क्या होता है, और इनके थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार ये प्रोसेसर कैसा काम करेगा। तो काफ़ी टफ टॉपिक था, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यार एक मैं चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप ऐसे किसी प्रोसेसर को कंपेयर करोगे ना, तो मेक श्योर एक तो पहले आप सेम कंपनी के अंदर कंपेयर कर रहे हो। तो पहले तो आप इंटेल टू इंटेल ही कंपेयर करना, और सेम जनरेशन के अंदर कंपेयर करना। तो आप 8 जेन को 9 जेन के साथ मत करना, 9 जेन को 10 जेन के साथ मत करना। हाँ, अपने फन के लिए आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या इम्प्रूवमेंट आया है दोनों के बीच में। लेकिन कभी भी प्रोसेसर डिसाइड करने के टाइम पे दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे कंपेयर मत करना। तो हमेशा याद रखना कि सेम कंपनी के अंदर कंपेयर करना है और सेम जनरेशन के अंदर कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब आते हैं उसी एग्जांपल के ऊपर जो हमने वो स्टार्टिंग में 2 लैपटॉप्स खरीद रहे थे। अब उनके ना बेंचमार्क्स देखते हैं हम कि वो बेंचमार्क्स क्या एक्चुअली, क्योंकि बेंचमार्क्स आपको एक ट्रू पिक्चर दिखा देंगे कि यार प्रोसेसर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उन प्रोसेसर के बेंचमार्क्स। तो यार अब उन दोनों ने अपने ना लैपटॉप्स के ऊपर बेंचमार्क चलाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहले तो कि ये है एसर का नाइट्रो वाला मॉडल, और ये यहाँ पे प्रोसेसर लिखा हुआ है कि 8750H है, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेसर है जो उधर था। तो यार गीक बेंच 5 चलाओगे ना आप, तो आपको 2 स्कोर मिलेंगे, सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिंगल कोर आया इसको 1158 और मल्टी कोर आया 5119। अब ये जितना ज़्यादा स्कोर होगा ना, उतनी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी एक बेंचमार्क के अंदर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्कोर उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस। अब हम आते हैं दूसरे वाले के ऊपर जिसने आसूस का जेनबुक खरीदा था, ठीक है। तो यार ये रहा वही जेनबुक का मॉडल। आप नीचे देख सकते हो कि इंटेल का i7-8565U ही है जो उसमें था। और आप इस चीज़ का स्कोर देखो, सिंगल कोर है और ये 10553335। और आप कंपेयर करके देखो दोनों के बीच में कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों स्कोर्स के अंदर। तो इससे आपको इजीली पता लग रहा है कि जो एच सीरीज का प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है यू सीरीज से। और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊं, ये जो i7 सीरीज की इस लैपटॉप के अंदर परफॉर्मेंस है, अगर मैं उसको i5 सीरीज के साथ कंपेयर करूं, तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा होगा? भाई सुनने में तो यही लगता है ना कि i5 से बेटर होता है i7, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। आपको आगे भी देखना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज़ है, एच सीरीज़ है या यू सीरीज़ है। तो आइए कंपेयर करते हैं i5 एच सीरीज़ लैपटॉप से। तो यार ये है एक 8 जेन i5 एच सीरीज़ प्रोसेसर, और आप इसका स्कोर देखो। तो एक i5 एच सीरीज़ का प्रोसेसर बीट कर रहा है एक i7 के यू सीरीज़ प्रोसेसर को।
तो यार ये एक बड़ा मज़ेदार एग्जांपल है कि कभी भी इस बहकावे में मत रहना कि एक i5 से बेटर होता है i7 लैपटॉप्स के केस में खास करके, ठीक है। तो कभी भी इस बहकावे में मत रहना कि i5 इज़ बेटर देन i7। कुछ कुछ केसेस में उल्टा भी होता है, जैसा कि ये केस है। तो यार इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं चाहता तो था कि एक ही पार्ट में दोनों इंटेल और AMD के बारे में बात कर लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन होपफुली आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैं कल AMD के लिए वीडियो ड्रॉप करूँगा और प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देखना, क्योंकि आपको उसमें पता लगेगा कि यार इस टाइम पे इंटेल को लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि AMD ने इतनी आग लगा दी है CPU के मार्केट के अंदर। तो प्लीज होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और हाँ, अपने दोस्त को ये दोनों पार्ट दिखाना अगर वो कोई लैपटॉप लेना चाहता है, ताकि वो कोई गलत डिसीजन ना ले पाए और वो एक इंटेलिजेंट इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए लैपटॉप लेने के टाइम पे। तो थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।